अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे न्यूमेरिकल भी आता है, वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर is a stationary electrical operators that transfers power from one circuit to another by induction। ठीक है, ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। कहाँ पर? स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, इट इज द ओनली AC मशीन दैट पोजेसेस द हाईएस्ट पॉसिबल इफिशिएंसी। ट्रांसफार्मर बोल रहा है, ट्रांस मतलब ट्रांसफर करना, और फॉर्मर जिसका कोर रहता है उसमें ट्रांसफर कर रहा है पावर प्राइमरी से सेकेंडरी में या वन सर्किट टू अनदर बाय इंडक्शन। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। ए ट्रांसफार्मर मेनली कंसिस्ट ऑफ टू वाइंडिंग एंड ए लैमिनेटेड कोर विथ इंसुलेशन। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक हम बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, द वाइंडिंग्स कनेक्टेड टू द सप्लाई इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग। जो सप्लाई से कनेक्टेड रहती है वो प्राइमरी वाइंडिंग, एंड द वाइंडिंग कनेक्टेड टू द लोड इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो सप्लाई से कनेक्ट हो रही है उसे हम प्राइमरी, और जो लोड से कनेक्ट हो रही है उसे सेकेंडरी। तो इसी तरीके से ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में, इसके द्वारा, इंडक्शन के द्वारा। ठीक है, द वाइंडिंग मेड ऑन द लैमिनेटेड कोर, नॉर्मल कोर नहीं, लैमिनेटेड कोर हैज ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर कंडक्टर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम द कोर। ठीक है, अब ये कोई ट्रांसफार्मर है, अगर मैं बोल रहा हूँ ये कोर है, इस पे ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको मैं बोलूँगा प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, और दूसरी तरफ मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, तो यहाँ पर लोड कनेक्ट होगा और यहाँ पर दूसरी तरफ क्या होगा? मेरा सप्लाई होगा। ये क्या है? कोर। द कोर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील लैमिनेशंस। ठीक है, सिलिकॉन लैमिनेशंस का मतलब है, सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन का मतलब बहुत सारे, सॉलिड सरफेस नहीं है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चिप्स की सहायता से ये छोटे छोटे परतें रहती हैं जिनके द्वारा बनाया गया है, जिनकी थिकनेस 0.3 to 0.6 mm होती है। ऐसे बहुत सारे थिकनेस वाले सिलिकॉन स्टील लैमिनेशंस को हम इकट्ठा करके कोर बनाते हैं। The laminations are insulated from each other by a thick coat of varnish। और ये laminations thick varnish coat से insulated की जाती है। A bunch of laminations put together forms the core। अब ये bunch क्या बना रहा है? एक core बना रहा है, that are held together by bolts and nuts। ठीक है, यहाँ पर बोल्ट्स और नट के द्वारा बांध दिया जाता है। हाई सिलिकॉन कंटेंट स्टील हैज, क्या होगा इसमें? हाई कंटेंट स्टील हैज हाई रिलेटिव परमेएबिलिटी, इसलिए हम सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिलिकॉन स्टील हाई सिलिकॉन कंटेंट स्टील रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और लो कोएफिशिएंट ऑफ हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस में हमने देखा था कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मिनिमम होगा। द यूज ऑफ हाई सिलिकॉन कंटेंट स्टील रिड्यूसेस हिस्टेरेसिस लॉस, एंड बाय लैमिनेटिंग द कोर एडी करंट लॉस इज मिनिमाइज। लैमिनेटिंग कर रहा है कोर का,
इससे क्या हो रहा है, एडी करंट लॉस मिनिमाइज हो रहा है, एडी करंट लॉस हम आगे देखेंगे। और हाई सिलिकॉन कंटेंट स्टील के कारण क्या हो रहा है, हिस्टेरेसिस रिड्यूस हो रही है। ठीक है, द कोर्स में बी ऑफ डिफरेंट शेप्स। अब यहाँ पर अलग अलग शेप के हो सकते हैं, मैं सिंपल एक शेप दिखाया, तो अलग अलग शेप के भी हो सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द कोर वी हैव कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर ऑफ डिफरेंट शेप। डिपेंडिंग ऑन द shape of the core we have core type transformer and cell type transformer of different shapes. The figure shows the magnetic core used for cell type and core type transformer. ठीक है, ये सेल टाइप हो गया और ये कोर टाइप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग लैमिनेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर टाइप सबसे पहले देख रहे हैं, दिस टाइप ऑफ कोर हैज ए सिंगल विंडो है, ये विंडो दिख रही है मुझे। And the windings surround a considerable part of core. The coils are cylindrical type and are wound in helical layer. Coils are cylindrical type and wound in helical layer. Spring के जैसे wound की जाती है। Each layer is insulated from the other by insulating paper. एक वाइंडिंग कंप्लीट हुई, पूरी वाइंडिंग एक राउंड आपने सर्कुलेट में घुमा लिया, हेलिकल लेयर्स में बना लिया, स्प्रिंग के जैसे बना लिया, उसके ऊपर फिर इंसुलेटिंग पेपर रखा जाता है और फिर उसके बाद दूसरी लेयर डाली जाती है। द वाइंडिंग्स आर ऑलवेज इंटरलेव्ड टू रिड्यूस लीकेज फ्लक्स। ठीक है, क्या काहे के लिए कर रहे हैं हम, लीकेज फ्लक्स को रिड्यूस करने के लिए। दैट इज हाफ द प्राइमरी एंड हाफ द सेकेंडरी ऑन वन लिंक एंड द अदर हाफ ऑन द अदर लिंक। द low voltage winding, LV winding or low voltage winding is always placed close to the core and high voltage या HV winding is made above LV winding। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लो वोल्टेज वाइंडिंग placed close to the core and high voltage winding above the low voltage winding. The individual lamination of the core may be single piece or it may be made up of two pieces. ठीक है, अब ये पूरा एक पीस भी हो सकता है या एल शेप के दो पीस भी हो सकते हैं, जिनकी सहायता से हम सेल टाइप का शेप प्राप्त कर रहे हैं। अब सेल टाइप, this type of core has two windows as shown in figure 2 and the cores surround a considerable part of winding. The individual laminations are usually made up of two pieces. ठीक है, the windings are always placed on the center limb. Usually high voltage winding is placed at the center and the low voltage winding is distributed equally on either side of high voltage winding. This type of winding is called sandwich winding. अब यहाँ पर मैं सेल टाइप की बात कर रहा हूँ, तो सेल टाइप में ये दो विंडो हैं, विंडो 1 और ये विंडो 2। ठीक है, दो विंडो दिख रहा है यहाँ पर सेल टाइप में, मुझे एक दिख रहा था। कोर टाइप में दो विंडो हैं। अब सेंट्रल में मैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग करूंगा और बाकी जगह मैं लो वोल्टेज वाइंडिंग करूंगा, तो ये सेल टाइप का हो जाएगा। ठीक है, इसे हम सैंडविच वाइंडिंग बोल रहे हैं। सैंडविच जैसा होता है वैसे ही यहाँ पर सेल टाइप में वाइंडिंग की जाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ट्रांसफार्मर का, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी हमने देखा था, तो उस पर ये मेरा बेसिक ट्रांसफार्मर लाई करता है। बेसिक प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का। द ट्रांसफार्मर हैज टू वाइंडिंग्स वाउंड ऑन ए लैमिनेटेड स्टील कोर। ये अभी हम देख चुके हैं, टू वाइंडिंग्स। कौन सी दो वाइंडिंग, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। When AC supply is given to the primary winding, current flows through the primary winding, producing a magnetic flux.
that is alternating in nature. As the magnetic field lines always form a closed loop, the flux produced exists in steel core. अभी फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, अभी ये मेरी वाइंडिंग है, अभी हमने देखा ये वाइंडिंग है, तो फ्लक्स मेरा कहाँ होगा? फ्लक्स इस पूरे सरफेस पे ये मेरा फ्लक्स होगा, ठीक. क्लोज लूप, द फ्लक्स प्रोड्यूस एग्जिस्ट इन द स्टील कोर. द फ्लक्स दैट एग्जिस्ट इन द कोर लिंक्स द प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग. अब ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, दोनों को लिंक कौन कर रहा है? मेरा फ्लक्स. Therefore, according to Faraday's law, both the winding get EMF induced in them. ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है? वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, जो फैराडे लॉ के अनुसार है. अब EMF इक्वेशन देखते हैं. लेट एन AC वोल्टेज V1 of supply frequency F be applied to primary winding. The sinusoidal flux produced by the primary will be phi equals to phi m sin omega t. Alternating flux डेवलप हो रहा है. phi m क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है, और अल्टरनेटिंग है, साइनोसाइडल है, इसलिए साइन ओमेगा टी भी मुझे दिख रहा है. ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स phi m. The instantaneous value of EMF induced in the primary is given as E1 equals to N1 d phi by dt. जो अभी तक हमने किया था वैसे ही है, N1 d by dt phi m sin omega t. ठीक है, अब मुझे ये phi की वैल्यू मैं रख दिया हूँ. अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी. ठीक है, ओमेगा क्या है मेरा? 2 पाई एफ. एफ वहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, 2 पाई एंगल. ठीक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा. ठीक, N1 नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, phi m मैक्सिमम फ्लक्स. ठीक, तो E1 मुझे क्या मिलेगा? या इंड्यूस्ड EMF प्राइमरी में क्या मिलेगा? 2 पाई एफ N1 phi m साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री. ये मेरा प्राइमरी में इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस EMF को बता रहा है. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी इज, अभी साइन ओमेगा टी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है. ये 1 इक्वल्स टू ओमेगा N1 phi m, और ओमेगा की जगह पर मैं 2 पाई एफ भी रख सकता हूँ. ठीक है, द RMS वैल्यू ऑफ प्राइमरी EMF इक्वल्स टू 0.707 EM1. ठीक है, यहाँ पर E1 इक्वल्स टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर मुझे मिलेगा 4.44 F N1 phi 1. 2 पाई इंटू ये मल्टीप्लीकेशन करने पर मुझे ये मिल रहा है. ठीक है, 0.707 E1 इक्वल्स टू EM1 अपॉन √2. ये मुझे मिलेगा 0.707 EM1 इंड्यूस्ड EMF प्राइमरी EMF. ठीक, तो E1 इक्वल्स टू 4.44 F N1 phi m, ये मुझे मिला. एंड E2 इक्वल्स टू, वो इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी में भी, इसलिए सिंपल नंबर ऑफ टर्न्स की चेंज होंगे. तो 4.44 F N2 phi m. N2 क्या है? N1 नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स और N2 नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स. ठीक, आगे बढ़ते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. आइडियल ट्रांसफार्मर अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं, वी हैव V1 इक्वल्स टू V2, E1 इक्वल्स टू E2. ठीक, द रेशियो ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज टू प्राइमरी वोल्टेज इज कॉल्ड एज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन ratio. It is represented by K and is also called as turn ratio. Represented by capital K and also called as turn ratio. V2 equals to K V1 और K equals to V2 upon V1,
जो मेरा वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को शो कर रहा है। ठीक है, अब अगर V1 मेरा प्राइमरी वोल्टेज है और V2 सेकेंडरी वोल्टेज है, अगर मैं बोल रहा हूँ V1 मेरा नॉर्मल AC है और इसको स्टेप डाउन कर रहा हूँ मैं V2 के फॉर्म में, तो सिंपल सी बात है V1 अगर मैं बोल रहा हूँ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2 अपॉन K। ठीक है, इसी तरीके से V2 इक्वल्स टू V1 K। ठीक, अगर मेरा सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज की अपेक्षा कम है तो मेरा K क्या हुआ, K लेस देन 1, तो ये मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, अगर K इज ग्रेटर देन 1 तो मैं बोलूंगा कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मेरा जो आउटपुट है वो इनपुट वोल्टेज से अधिक मुझे मिलेगा। ठीक है, तो K इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 एंड दिस इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्म में लिखेंगे तो E2 अपॉन E1 और नंबर ऑफ टर्न्स के रूप में लिखेंगे तो N2 अपॉन N1। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर वी ऑल्सो हैव आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट। ठीक है, अब आइडियल ट्रांसफार्मर है तो जितना पावर मैं दे रहा हूं प्राइमरी वाइंडिंग में उतना ही सेम पावर मुझे सेकेंडरी में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और कैन बी लॉस्ट। ठीक, तो जितना पावर मैं दे रहा हूं इनपुट में उतना ही पावर मुझे आउटपुट पे मिलेगा। ठीक है, तो स्टेप डाउन अगर मैं बोल रहा हूं तो सीधी सी बात है मैं करंट अगर वोल्टेज का मान कम कर रहा हूं तो मुझे करंट अधिक मिलेगा या फिर उल्टा। ठीक है, हैज द करंट्स आर इन इनवर्स रेशियो ऑफ वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब इसी में अगर मैं रख देता हूं करंट के फॉर्म में तो करंट के फॉर्म में मुझे क्या मिलेगा, इक्वल्स टू I1 अपॉन I2। ठीक, इसीलिए बोल रहे हैं कि करंट्स आर इन इनवर्स रेशियो ऑफ वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। V2 अपॉन V1 है तो उसे हम K बोल रहे हैं, E2 अपॉन E1 है तो K बोल रहे हैं, लेकिन जब मैं करंट के संदर्भ में बात करूंगा तो ये I1 अपॉन I2 हो जाएगा। थैंक यू।